प्रिय विद्यार्थियों, हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था एवं भू राजस्व अर्थात लैंड सिस्टम, लैंड रेवेन्यू। जैसे कि आपको ज्ञात है कि भारत में तुर्कों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही तुर्क शासक अपने साथ एक नई शासन व्यवस्था भी लाए, क्योंकि भारत में तुर्कों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था, जहां की आय का मुख्य स्रोत व्यापारिक कर होता था। क्योंकि मध्य एशिया में कृषि की अनुकूल सुविधाएं नहीं थी, इस कारण वहाँ भू राजस्व प्रशासन का अधिक विकास नहीं हो पाया। परंतु भारत में उस काल में भू राजस्व ही आय का प्रमुख साधन था। साथ ही साथ भारत में आय के अन्य साधन प्रमुखता से प्रयोग में थे। इनमें जैसे उद्योग धंधे या व्यापार। तो सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था के साधन क्या थे, किन संसाधनों से राज्य की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख संसाधन थे उनमें सर्वप्रथम था उद्योग धंधे। मध्यकाल में विभिन्न उद्योग धंधे राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। इनमें वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। मध्यकाल में, या हम यूं कहें कि सल्तनत काल में वस्त्र उद्योग इतनी उन्नत दशा में था कि भारत के बने वस्त्र, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र, इनकी विदेशों में भी मांग रहती थी। रेशम के वस्त्र बंगाल जो तथा बनारस की जो प्रमुखता से बनाए जाते थे, इन वस्त्रों की विदेशों में इतनी मांग होती थी कि ढाका की मलमल उस समय विश्व में सर्वत्र प्रसिद्ध थी। साथ ही साथ भारत में सूती वस्त्रों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता था। ऊनी वस्त्र भी प्रमुखतया भारत में तैयार किए जाते थे। वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रमुख केंद्र जो थे उस समय बंगाल, जिनमें ढाका, सुनारगांव, देवगिरी, कश्मीर के ऊनी वस्त्र आदि जो हैं प्रसिद्ध थे। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग था धातु उद्योग। धातु उद्योग में भारत में विभिन्न धातुओं से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। इनमें लोहा, तांबा, सोना, चांदी तथा साथ ही इनसे मिश्रित धातु का भी निर्माण किया जाता था तथा सोने चांदी के आभूषण, उच्च कोटि के जो आभूषण थे वो विश्व में प्रसिद्ध थे। भारत में भवन निर्माण की कला का भी प्रमुखता से विकास हुआ। सल्तनत काल से पूर्व भी भारत में भवन निर्माण की एक विकसित कला विद्यमान थी। यही कारण है कि भारत में सल्तनत काल से पूर्व विभिन्न जो गढ़ों का निर्माण किया गया,
जो राजपूत शासकों के महल थे वो अपने आप में तत्कालीन भवन निर्माण की कला का प्रमुख उदाहरण है। दिल्ली सल्तनत काल में विभिन्न इमारतों का जो निर्माण हुआ वो सल्तनतकालीन भवन निर्माण कला का एक प्रमुख उदाहरण है। कागज उद्योग भी सल्तनत काल में आय का एक प्रमुख स्रोत था। मध्यकाल में शहतूत के पेड़ से तथा अन्य वनस्पतियों से कागज निर्मित किया जाता था तथा लिखने के साथ साथ विभिन्न दस्तावेजों में कागज का प्रयोग किया जाता था। अमीर खुसरो ने लिखा है कि दिल्ली में सामी कागज का प्रयोग होता था। यद्यपि कागज उद्योग अधिक विकसित स्थिति में नहीं था, परंतु फिर भी सीमित मात्रा में सल्तनत काल में कागज निर्माण किया जाता था। आय का जो अन्य साधन था वो था चीनी उद्योग। मध्यकाल में भी भारत में गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। उस काल में लोगों के घर में भी कोल्हू लगे होते थे तथा लोग स्वयं अपने घरों में गन्ने से गुड़ का निर्माण करते थे। साथ ही विभिन्न स्थानों पर चीनी का उत्पादन भी किया जाता था। इन उद्योगों के अतिरिक्त चमड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग, काष्ठ उद्योग, हाथी दांत से आभूषण निर्माण आदि भी प्रमुख उद्योग उस समय प्रचलित थे। सल्तनतकालीन शासक वर्ग का आय का जो प्रमुख स्रोत था, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि भूमि ही उस समय आय का प्रमुख स्रोत था। सल्तनतकालीन भू व्यवस्था में ही 5 प्रकार की भूमि का वर्णन पाया जाता है। इसमें 4 प्रकार की भूमि का वर्णन पाया जाता है, अर्थात सल्तनत काल में भूमि 4 भागों में विभाजित होती थी। पहले प्रकार की भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। खालसा भूमि वह भूमि थी जो सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होती थी तथा केंद्रीय सरकार स्वयं इस पर खेती करवाती थी तथा राजस्व वसूल करने वाले व्यक्ति सीधे राजकोष में राजस्व जमा करते थे। इस भूमि पर राजस्व एकत्रित करने के लिए मुकद्दम तथा चौधरी नियुक्त होते थे। प्रत्येक इक्ता में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिससे वह राजस्व एकत्रित करने पर निगरानी रख सके तथा राजस्व अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश होता था कि वे आय का पूर्ण लेखा रखें तथा समय समय पर वह लेखा सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करें। खालसा भूमि पर जो इक्ता होते थे उस पर इक्तेदारों का नियंत्रण होता था तथा यह प्रांतों में प्रांतपतियों के स्वामित्व में रहती थी। दूसरी महत्वपूर्ण भूमि जो इक्ता भूमि थी, इक्ता भूमि का अर्थ वह भूमि जो इक्तेदारों के अधीन थी, इक्ता भूमि कहलाती थी। इक्तेदार इस भूमि पर स्वयं राजस्व वसूलते थे तथा उपज का एक भाग राजकोष में, केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे तथा बाकी का भाग स्वयं के लिए अपने पास रखते थे।
तीसरे प्रकार की भूमि वह थी जो तत्कालीन हिंदू सामंत अर्थात जमींदारों के पास थी, जिस पर जमींदार स्वयं या कृषकों के द्वारा खेती करवाते थे तथा कृषकों से अपने लिए नजराने के रूप में एक हिस्सा वसूलते थे तथा शेष हिस्सा राजकोष में जमा करते थे। चौथे प्रकार की भूमि थी वक्फ भूमि, अर्थात जिसे मुस्लिम शासकों द्वारा इस्लाम के धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था, वह भूमि वक्फ भूमि कहलाती थी। इस भूमि का राजस्व धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था तथा धार्मिक कार्यों में ही इसका उपयोग होता था। सल्तनतकालीन भू राजस्व व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कर शासक वर्ग द्वारा वसूल किए जाते थे। सल्तनत काल में मुख्यतः 5 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। पहला कर है उस्र कर। उस्र वह कर था जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, अर्थात वह भूमि कर जो मुसलमानों से लिया जाता था उस्र कहलाता था। खराज दूसरा कर था खराज। खराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था, जो कि पैदावार का 1/3 से लेकर कभी कभी 1/2 भाग भी लिया जाता था। खुम्स कर वह कर था जो लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग वसूला जाता था। इस कर को सैनिकों अथवा अधिकारियों या खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था और वह उसका 4/5 भाग स्वयं लेता तथा 1/5 भाग राजकोष में जमा करता था। जकात। जकात मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जो कि केवल धनवान मुसलमानों से ही लिया जाता था। धनवान मुसलमानों से यह कर उनकी आय का 2.5% तक होता था, जो कि मुसलमान धर्म या मुसलमानों के धार्मिक कार्यों हेतु खर्च किया जाता था। जजिया, यह कर गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। इस्लाम के अनुसार गैर मुसलमानों को जिम्मी पुकारा जाता था, जिन्हें कि मुसलमान शासक के राज्य में रहने का अधिकार नहीं होता था। इस कर को देने के पश्चात ही वे उस शासक के संरक्षण में रहकर जीवन की सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस तरह जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला प्रमुख कर था।